नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। एक सेकंड आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आवाज़ आ रही है ठीक ठाक या फिर थोड़ी सी बहुत गड़बड़ है। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें बता दें कि इसके पहले जो 4 प्रैक्टिस सेट हैं, ये 4 प्रैक्टिस सेट जो है आपको नेक्स्ट संडे तक करा दिए जाएंगे, अगले अपकमिंग संडे तक। और जो भी यहाँ पे आज टेस्ट सीरीज, आज जो ऑफलाइन टेस्ट पेपर हुआ है शिव गंगा कोचिंग में, उसी के हम डिस्कशन के बारे में आज हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। और जो हमारा आज 5वां प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आज ही अभी 5 बजे से 7 बजे के बीच जो है ऑफलाइन बैच में कंडक्ट हुआ है। ऑफलाइन बैच के पेड ग्रुप में ये टेस्ट जो है कुछ देर बाद जो है, जैसे ही ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद भेज दिया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप लोग L1 क्लासेस प्रयागराज को सर्च कर सकते हैं। L1 क्लासेस प्रयागराज, ठीक है। आप इसके L1 क्लासेस प्रयागराज आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर उसके साथ अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो L1 क्लासेस प्रयागराज में आप जो है रजिस्टर करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर हमारे साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हम शिव गंगा कोचिंग डीजे हॉस्टल के सामने जस्ट आनंद भवन, स्वराज भवन से पहले ही है। डीजे हॉस्टल के सामने शिव गंगा जो कोचिंग है उसमें 5 बजे से 7 बजे के बीच में प्रैक्टिस सेट और 7 बजे से 8:30 बजे के आसपास तक क्लास जो है यहाँ पे रोज होती है। ठीक है, अभी जो हम टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं, ये टेस्ट सीरीज में 40 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे और ये 40 प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में दोनों कंडक्ट कराए जाएंगे। फिर उसके साथ इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन इस तरीके से प्रत्येक दिन रात को 9 से 10 बजे के बीच में जो है इसको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा 11 क्लासेस का यूट्यूब चैनल है और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। किसी भी पीडीएफ या फिर अन्य चीज़ों की जानकारी के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, 11 क्लासेस प्रयागराज का ऐप डाउनलोड करेंगे इस लोगों के साथ, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करके जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे कुछ लोग हैं जो 2024 बैच में सेलेक्ट हुए हैं, 2025 बैच में भी इसी तरीके से जेएसओज में काफी लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको हार्दिक बधाई। और कुछ लोग जो हमारे साथी जो स्टूडेंट रहे हैं, जो अभी गेट और सीएसआईआर का जो एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, उनको भी बधाइयाँ इस चैनल से। 11 क्लासेस प्रयागराज मतलब आपके साथ हमेशा रहेगा और जल्दी ही उनकी फोटो यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी थोड़ा सा बन नहीं पाया तो मतलब जो 2025 जेएसओ और जो इधर बीच में जो है यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर का जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उनके लिए भी बधाइयाँ। जल्दी ही हम लोग जो दिसंबर 2026 है उसके लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन स्टडीज का नया कोर्स लॉन्च करेंगे लगभग यही जून से। और जीएसओ का पैरेलल बैच जो है इसके साथ जो है चलेगा। 2026 बैच के लिए जीएसओ 2026 का जो कोर्स रहेगा वो जुलाई से स्टार्टिंग होगी उसकी। एएसओ बैच खत्म होने के बाद जीएसओ बैच स्टार्ट वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा 11 क्लासेस पे जब लॉगिन करेंगे तो इस लोगो के साथ या इस थंबनेल के साथ आपको जो है एएसओ 2026 बैच के लिए कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको 40 प्रैक्टिस सेट जो है ये कराए जा रहे हैं। इन्हीं की श्रृंखला में आज हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट, पहला जो हम लोग टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, ये 5वां है। इसके पहले जो 4 हुए हैं वो प्रैक्टिस सेट, वो भी जो है जल्दी ही आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी वाले सेक्शन में इस तरीके से आपको यहाँ पे कोर्स मिलेगा। अभी ये कोर्स 499 रुपीज में मिल रहा है। इस पे जाके आप लोग रजिस्टर करके बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें देखते हैं। क्वेश्चनर का डिस्कशन, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार कोशिश ये करिएगा कि अपने इष्ट मित्रों को ये चैनल सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए। जो भी आपके इष्ट मित्र हैं, जो भी आपके कन्फ्यूजन रहेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच से, यहाँ पे आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई इसके अलावा भी समस्या रह जाती है तो ऑफलाइन वाले अगले दिन की क्लास में, और ऑनलाइन वाले जो है मतलब फोन पर या मैसेज करके हमें बता सकते हैं। हम उसको अगले जब टेस्ट पेपर सॉल्व कराएंगे तो उसमें हम उसको जरूर शामिल करेंगे। ठीक है, चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि फॉर इवन नंबर द ऑब्जर्वेशंस मीडियन इज कैलकुलेटेड बाई।
तो जब हमारे पास यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये इवन नंबर ऑफ अगर ऑब्जर्वेशंस हो तो उस केस में हमारे पास मीडियन का मान क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि ऑड नंबर के केस में n/2 प्लस सॉरी n+1/2th टर्म जो होता है हमारा मीडियन होता है, और जब हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो n/2 प्लस सॉरी n/2th एंड n/2 प्लस 1th टर्म का जो एवरेज होता है ये हमारा मीडियन होता है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, जो जुड़े हैं, वो अपना आंसर जो है इसी ग्रुप में इसी स्पीड में जो है आंसर करने का प्रयास करेंगे। कारण ये है कि इसी स्पीड में हम लोग चलेंगे तो जल्दी से ये 65 क्वेश्चन है, और हम चाहते हैं कि 65 क्वेश्चन 65 मिनट में आपका फिनिश आउट हो जाए। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स जो यहाँ पे होते हैं, इसको हमें निकालने के लिए हम बताए थे कि जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स होता है ये होता है n+1। ठीक है, और इसका अगर एवरेज की बात करें कि फर्स्ट 50 नंबर के जो एवरेज होते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो अर्थमेटिक मीन होता है, अगर उसकी हम बात करें तो ये n+1/2 लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे केवल सम पूछा गया है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 50 और 50+1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 5 × 5 = 25। ठीक है, ये 25 सॉरी एक सेकंड, अच्छा कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड रुक जाइएगा। n+1 है। ठीक है, अच्छा कुछ ऑप्शन इसमें जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जो भी हो यहाँ पे एक सेकंड में बता दे रहा हूँ। ऑप्शन इसके शायद कुछ गड़बड़ है। हाँ ठीक है, इसमें ऑप्शंस जो है गड़बड़ है कुछ। ठीक है, चलिए तो इसमें ऑप्शन इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो भी रहेगा इसमें ऑप्शन, यहाँ पे 25-50 इसका आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिजनेस एवरेज। बिजनेस एवरेज की यहाँ पे बातें हैं, अर्थमेटिक मीन और यहाँ पे हार्मोनिक मीन, ये कौन से होते हैं? ये मैथमेटिकल एवरेज होते हैं। मीडियन आपका पोजिशनल एवरेज होता है, और जो मूविंग एवरेज है ये आपका बिजनेस एवरेज होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के साथ आपको प्रोग्रेसिव एवरेज और सेमी एवरेज भी बताया गया है, ये आपका बिजनेस एवरेज का पार्ट होगा। ठीक है, और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होगा? ये मैथमेटिकल एवरेज के पार्ट होंगे, और मीडियन, मोड, परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल जो होते हैं ये पोजिशनल एवरेज के पार्ट होते हैं। ओके ओके, नहीं n+1/2, एक सेकेंड, नहीं सवाई सिंह जी जो लिख रहे हैं n+1/2, ये होता है अर्थमेटिक मीन का जो है, अच्छा सॉरी प्रथम एन, एक सेकंड में ही गलत था। ठीक है आप सही हो। n+1/2 जो होता है, एक सेकंड यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, एक सेकंड यार सॉरी हमसे ही गलती हो गई। n+1/2 प्रथम n नेचुरल नंबर का एवरेज होता है, मतलब अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n+1/2, ठीक है, तो इसको हल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 और 2 5 10, 2 5 10, सॉरी 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, ये ठीक है, सॉरी इसके लिए यार, पहला ही दिन, पहली प्रैक्टिस, पहला ही दिन क्वेश्चन गलत। ठीक है, ओके करेक्ट करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए अब इसमें आते हैं कि मीन यहाँ पे हमारा दिया गया है 25, और यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं 2 8 के 15 एंड 3, देन वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला बताए थे, एक्स बार इज इक्वल टू टोटल सम, मतलब समेशन एक्स अपॉन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और यहाँ पे इसका मान क्या दिया गया है? 25 दिया गया है। ठीक है, आप लोग इसी के साथ जो है हमारे साथ ही आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें डायरेक्टली देखिए, ट्रिक के माध्यम से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और ट्रिक कुछ इस तरीके से ही रहेगा कि इसको दोनों को हम जोड़ेंगे, यहाँ पे 10 होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे 18 होगा, 18 और 10 28 हो जाएगा, 28 प्लस के अपॉन एन क्या है? 3 2 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये 25। ठीक है,
तो ये 28 प्लस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 पंजे 125, और के का मान यहाँ पे हल कर लीजिए फिर 125 माइनस 28, तो इसको हल करेंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीके से कहा जाए 97 आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, ठीक है, ठीक है, ओके। सभी को गुड इवनिंग जितने लोग जुड़े हुए हो यार, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे 248 का हमें बताना है। तो ये आपको ज्योमेट्रिक मीन बताया गया था। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि सभी जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनके प्रोडक्ट का nth रूट। तो यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 4 8, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 1/3, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेजर इज सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा के लिए कौन सा जो है मेजर यहाँ पे सुटेबल है, जल्दी से इसका आंसर करिए सभी लोग। हाँ सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग आंसर करिए, ठीक है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट एवरेज कौन सा है, ये बताया गया आपको कई कई बार, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों आपको बताए गए हैं, क्या है, ये मैथमेटिकल एवरेज है। तो मैथमेटिकल एवरेज जो होते हैं इसमें जो डेटा होता है क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव डेटा होता है। क्वालिटेटिव डेटा के केस में हम यहाँ पे इसका मीडियन या मोड का यूज करते हैं, ठीक है, ओके। सी नहीं, इसका सी नहीं, बी होगा। चलिए इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 5 देन मीन क्या होगा। तो मीन हमारा जो होगा, एक तरीके से हम इसमें बताया था कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन मीन, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन पर जो प्रभाव है ये इसको हमें देखना है। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन, मान लीजिए डी इज इक्वल टू एच हमारे पास ओल्ड वेरिएबल है और प्लस ए अपॉन एच, ठीक है। हर एक ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पे कुछ क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा मतलब न्यू वेरिएबल है। तो डी बार अगर हम निकालते हैं तो एक्स बार प्लस माइनस ए अपॉन एच, इसका मतलब क्या हो गया कि जो नया मीन है, न्यू मीन है, जब हम किसी ओल्ड सीरीज में कुछ भी प्लस माइनस करते हैं तो नए मीन का फार्मूला ये आता है, ठीक है। और जब हमारे पास नए मीन का फार्मूला ये आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ओल्ड मीन में जो भी हम जोड़ रहे हो जुड़ जाएगा, जो इससे डिवाइड कर रहे हो डिवाइड हो जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर कुछ माइनस कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं इंक्रीज्ड बाई 5, इंक्रीज्ड बाई 5 का मतलब क्या हो गया कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर दिया जा रहा है 5 से, ठीक है, तो यहाँ पर 5 हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन जो होगा, फाइनल अर्थमेटिक मीन, ये भी 5 बढ़ जाएगा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइविंग। अंकगणितीय माध्य ज्ञात किया जाता है, कैसे। अंकगणितीय माध्य टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल फ्रीक्वेंसी बाय टोटल ऑब्जर्वेशन है, टोटल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल सम नहीं, गलत है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तीसरा आपका ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पे, ठीक है, ओके ओके सभी लोग, हाँ सी सभी का सही है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। फिर से अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकल एवरेज कहते थे, वहां मीडियन था, सॉरी यहाँ मीडियन है वहां मोड था। तो ये क्वेश्चन जो है ध्यान में रखिएगा, एक चीज यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको फिर से कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तीनों जो है मैथमेटिकल एवरेज होते हैं। मीडियन, मोड, पोजिशनल जितने भी एवरेज होते हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये सभी जो है क्या होते हैं, ये पोजिशनल एवरेज होते हैं, ठीक है। फिर मूविंग एवरेज, सेमी एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, ठीक है, प्रोग्रेसिव एवरेज, ये सभी क्या होते हैं, ये बिजनेस एवरेज का पार्ट होते हैं।
तो ये चीजें याद रखिएगा। ये सीजीएल में, एसएससी सीजीएल वाले एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इतने में से ही एक दो क्वेश्चन जो है हर दूसरे तीसरे साल जो है एसएससी सीजीएल में पूछे जाते रहे हैं। तो एसएससी सीजीएल में पूछ रहा है तो वही पैटर्न आपका जो है यहाँ पे भी रहने की उम्मीद है। एसएससी का जो पैटर्न है, मतलब जो एग्जाम आपके पास होने वाले हैं, ये एग्जाम जो भी होंगे एसएससी को ही बेस मान के हम पढ़ा रहे हैं, एसएससी सीजीएल को। और उतने ही टफ क्वेश्चन की उम्मीद भी हम आपसे करते हैं कि आप लोग सॉल्व करेंगे। और कोशिश ये करिएगा कि क्वेश्चनायर को थोड़ा सा अपने आप टफ रखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि समय जो है 120 मिनट है, क्वेश्चन 100 है, भले ही माइनस मार्किंग है, लेकिन जब नॉर्मली देखा ऐसा गया है कि जब क्वेश्चंस की संख्या कम होती है, समय ज्यादा होता है, ठीक है, तो उस केस में क्वेश्चनायर टफ होने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा इस एग्जाम के लिए, ठीक है। वैसे भी अभी यूपी ट्रिपल एससी का जो है ट्रैक रिकॉर्ड देख ही लीजिए, चाहे होमगार्ड का पेपर हुआ हो या लेखपाल का पेपर भी कल परसों में जो हुआ है, ठीक है, उसको देख लीजिए, चाहे जितने भी पेपर देख लीजिए, सभी जो है इस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9 इज, 4 और 9 का जो है ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 4 × 9 की पावर 1/2, ठीक है। इसको डायरेक्टली आप लोगों को जल्दी से यहाँ पे बताना होगा, 2 × 3 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब आपको मतलब इस तरीके क्वेश्चन के लिए पेन चलाने की आवश्यकता ना हो। 9 चौको 36, अंडर रूट लीजिए, 6 आया इसका आंसर, ओके। अगला है विच एवरेज इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए किस एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ऐसे आंसर लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 10 में बी, 10 में सी, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप तेजी से पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, कमेंट बॉक्स में ही लिख दीजिए। चलिए, अच्छा, थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं आपका। चलिए, विच एवरेज इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताया था हमने कि जब प्रपोर्शन, जब ज्योमेट्रिक मीन हमने पढ़ाया था क्लास में, तो उसमें बताया था कि हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन के लिए और पॉपुलेशन ग्रोथ या इंटरेस्ट रेट, इस सब को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन तो नॉर्मली हम यूज करते हैं किसी भी एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन जब हमें ग्रोथ रेट या इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन की बात हो, तब उस केस में हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। अगला है द मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज। तो यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मीन डेविएशन की बात कर रहा है, 1/n समेशन आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो जब मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन होता है तो ये क्या होता है, आप इसका आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ, इसका इसका आंसर दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग जो है यहाँ पे सही हैं या क्वेश्चन गलत है। सवाई सिंह जी, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, जो भी लोग जुड़े हैं ये आंसर दीजिए। 12 में बी नहीं, 12 में बी गलत है। मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ये मीन डेविएशन की बात कर रहा है। मीन डेविएशन का फार्मूला इस तरीके से लिखा जाता है, मीन डेविएशन फ्रॉम एनी पॉइंट ए, अगर हम लिखना हो तो 1/n समेशन आई मॉड ऑफ, सॉरी, अगर यहाँ पे n कैपिटल N लिखा गया है तो एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए, मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट ए का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर मीन है तो ए के स्थान पे मीन हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे एक ऑप्शन जो है इसको काट के यहाँ पे लिख दीजिएगा नन, ठीक है, नन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। बी उस केस में होता है जब हम कहते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन, ठीक है। अलजेब्रिक सम ध्यान में रखिएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन मतलब क्या, एक्स आई माइनस एक्स बार का मान हमेशा 0 होता है। इसमें अगर मॉड लग जाएगा तो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, ओके। 12 बी कहने वाले लोग जो है ना, आप जो है माध्य के लिए, सॉरी, माध्य से लिए गए विचलनों बीजगणितीय योग शून्य होता, नहीं नहीं नहीं,
ये माध्य से लिए गए, हाँ, विचलनों का योग शून्य होता है। ये मीन डेविएशन की बात कर दिया है। यहीं पे कहता था, यहाँ पे कह देता कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तब ये भी जीरो हो जाता है, ये ऑप्शन फिर बी हो जाता है इस केस में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है यहाँ पर कि किस तरीके से इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, देन न्यू मीन बिकम्स, तो न्यू मीन मतलब डी बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्स बार प्लस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई 1/h का मतलब 1/3 है। इसका मान 0 कर लीजिए ए का, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 है, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओल्ड मीन मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा ये। ठीक है, नया जो अर्थमेटिक मीन होगा वो 10 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, अगर 10 से डिवाइड होता 10 से डिवाइड हो जाएगा। एक सेकंड, हिंदी में तो योग लिखा है, हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा, अंक गणितीय माध्य से विचलनों का बीज गणितीय योग, ओके 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 डियर, ये सही पकड़े हो। लेकिन जब क्वेश्चनायर की बात होती है ना, तो क्वेश्चनायर हमेशा जो है इंग्लिश में कंसीडर किए जाते हैं, वो सही है या गलत है, उनका जो इंग्लिश वर्जन होता है वही उसमें एक्सेप्टेबल माना जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को विवादित मान के हम लोग फिलहाल हटा देते हैं, मान लेते हैं आप लोग सही थे, मतलब बोनस मार्क्स आपको दे दिया जाता है। बाकी 12 नंबर जो है अभी जब हम इसका टेस्ट पेपर देंगे तो हम इसको अपनी डायरी में लिख ले रहे हैं, ताकि जो है 12 नंबर को हम करेक्ट कर सकें। ठीक है, 12 नंबर को हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है इसमें, ठीक है, चलिए 13 नंबर हो गया। 14 नंबर, द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, 20 और 30 का जो हमारे पास वर्ग अंतराल है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा। तो मिड पॉइंट के लिए आपको बताया गया है हमेशा कि मिड पॉइंट जो होगा हमारा, मिड पॉइंट जो होगा ये दोनों लिमिट्स के जोड़ बटे 2 के बराबर होता है, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट। अगला है हमारे पास द हार्मोनिक मीन इज अप्रोप्रिएट फॉर, हरात्मक माध्य किसके लिए उपयुक्त है, एवरेज स्पीड, एवरेज एज, मीडियन वैल्यू या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जल्दी से इसका आंसर करिए सभी लोग। ठीक है, 14 में बी, 14 में बी, अच्छा थोड़ा सा पीछे चल रहा है क्या, हाँ बी, ठीक है। 15 का आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी से। 15 का ए, हाँ ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एवरेज एज, मीडियन वैल्यू और इस तरीके से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए इसका यूज नहीं होता। विच एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग, यदि कोई ऑब्जर्वेशन मिसिंग हो जाए तो कौन सा इसमें जो है हम मीन को कैलकुलेट नहीं, सॉरी कौन से मेजर को कैलकुलेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्थमेटिक मीन है हमारा, इसी को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इसको कैलकुलेट करते समय यहाँ पे हम लिखते हैं समेशन एक्स आई अपान एन, मतलब क्या कि ये सभी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, सभी ऑब्जर्वेशन पे जो भी चीजें डिपेंड करती हैं उनका मान हम कैलकुलेट यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिसिंग के केस में अर्थमेटिक मीन का मान हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। एक बार में क्वार्टाइल का, मीडियन का, मोड का मान कैलकुलेट किया जा सकता है अगर वो मिडिल वैल्यू या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिसिंग ना हो तब, लेकिन अर्थमेटिक मीन किसी भी केस में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ, तो nth रूट किसका होता है ज्योमेट्रिक मीन, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बिल्कुल प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का क्या होता है, ये nth रूट होता है, प्रेक्षणों के गुणनफल का nth रूट होता है ये। ठीक है, ओके। अगला है यहाँ पे विच मेजर इज मोस्ट सुटेबल फॉर ओपन इंड क्लासेस, ओपन इंड क्लास इंटरवल, खुले वर्ग अंतराल के लिए कौन सा माप सबसे उपयुक्त है। ठीक है, खुले वर्ग अंतराल के लिए, जल्दी से इसका आंसर हमें बताइए तो। 17 में, 17 में बी, बाकी लोग। अरुण कुमार,
और ये कौन है, पंकज और सवाई सिंह, तीनों लोग जो है बी कह रहे हैं। और बाकी लोग, चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास बी सही है ऑप्शन, क्योंकि अर्थमेटिक मीन और इन सब का मान हम कैलकुलेट नहीं कर पाते ओपन एंड क्लास के इंटरवल के केस में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कंबाइंड मीन फार्मूला। कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो एक कंबाइंड मीन का फार्मूला जल्दी से सभी लोग मैसेज करेंगे। कंबाइंड मीन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मीना जी 18 में बी, ठीक है। नहीं नहीं, 18 में बी नहीं होगा भाई। कंबाइंड मीन, अगर हमारे पास दो सीरीज हैं, दो सीरीज हैं, पहली सीरीज का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 x1 बार उसका मीन हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n2 और x2 बार उसका मीन हो, तो इस केस में हमारे पास कंबाइंड जो मीन होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपान n1 प्लस n2। ठीक है, ये हमारे पास इसका ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। ठीक है, कंबाइंड मीन जो होगा ये n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपान n1 प्लस n2 होगा। अगला है, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k देन ज्योमेट्रिक मीन बिकम्स। अब जल्दी से यहाँ पे बता दीजिए कि हर एक ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पर k से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अच्छा डिस्ट्रॉयर जी, बिल्कुल बिल्कुल, यूजीसी का जल्दी ही शुरू होगा डियर। एक्चुअली ट्रांसफर के चक्कर में, रीवा से प्रयागराज ट्रांसफर के चक्कर में सब डिस्टर्ब हो गया हमारा। यूजीसी का जस्ट 1 से 2 दिन के अंदर सारी क्लासेस जो है रिटेन कर दी जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का एग्जाम तो एसओ के पहले है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिक मीन, अगर आपको यहाँ पे जितने भी लोग आंसर दिए हैं देखते हैं क्या है, तो सभी लोग सी कह रहे हैं ज्यादातर लोग। हाँ बिल्कुल सी ही होगा। अगर यहाँ पे x1 x2 डॉट डॉट xn है और सभी में k से मल्टीप्लाई हो जाए, तो यहाँ पर यहाँ पावर 1 अपान n होता है, तो ये k की पावर n हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अपान n, मतलब पावर क्या हो जाएगा, k की पावर n और 1 अपान n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो मतलब k ही रह जाएगा, k टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला है मीडियन ऑफ 6 8 10 11 12, इस डेटा का जो है मीडियन क्या है? तो मीडियन के लिए आपको बताए हैं कि एक बार आपको इसमें पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, एक बार देख लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। फिर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसके नंबर्स की संख्या ज्ञात कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 ऑब्जर्वेशन है, तो बीच के दो ऑब्जर्वेशन, बीच के जो दो ऑब्जर्वेशन हैं इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए, आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो 11.5 हो जाएगा। ठीक है, 11.5 हो जाएगा। सर एएसओ का पेपर कब तक होगा? डियर सुशील जी, सुशील वर्मा, ये कह पाना मुश्किल है। आप लोग, हमने जो टेस्ट पेपर अभी लॉन्च किया हुआ है, इसमें 10 जुलाई तक हम आपको चार जो है सॉरी 40 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और इसके बाद इसी में जस्ट अभी लगभग जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाएगा, हमने टारगेट किया हुआ है 20 जून तक का, 20 जून तक अगर टारगेट सिलेबस खत्म हो जाता है, तो एक जो है टेस्ट सीरीज और आएगी, 60 जो है प्रैक्टिस सेट जिसमें रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हम आपको जो है यहाँ पे 100 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके कुछ जो है चार्जेस रहेंगे, ऑफलाइन वाले ज्ञान गंगा सॉरी शिव गंगा कोचिंग में वहाँ पे पता कर सकते हैं। शिव गंगा कोचिंग का जो टाइम टेबल है टेस्ट पेपर का, ऑफलाइन वालों के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। ऑनलाइन वालों के लिए जो इलाहाबाद से बाहर हैं, उनके लिए रोज का रोज जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया जाएगा। अभी शायद 3 या 4 प्रैक्टिस सेट अपलोडेड हैं, 5 आज रात में अपलोड हो जाएगा, और उसका जैसे आप अपलोड करेंगे उसके बाद हम सोल्यूशन इसको हल कराना शुरू करेंगे। ठीक है, आज 5वां थोड़ा सा जल्दीबाजी में हुआ है इसलिए। ठीक है, अच्छा 5 ऑप्शन बनाए, ठीक है, तो चलिए आगे से हम जो है 5 ऑप्शन वाले बना देंगे। अभी तक क्या है कि मीना जी, ठीक है, मीना जी हम 5 ऑप्शन आगे टेस्ट पेपर में इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। अभी 8 या 9 9 या 10 प्रैक्टिस सेट तक बना चुके हैं, तो 10 प्रैक्टिस सेट आपको 4 ऑप्शन के साथ ही हल करिए, और 11वें से जो हम प्रयास करेंगे कि जो है इसमें हम एक ऑप्शन इसमें और ऐड करें, 5वां। ठीक है,
अगला है क्वेश्चन, विच मेजर इज लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, मतलब फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग में यहाँ पे क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सभी जो है यहाँ पर फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से कम प्रभावित होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है, डी आपके डी आंसर होंगे। पंकज हाँ बिल्कुल आपका सही है आंसर। अरुण जी बिल्कुल इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो है, अरे यार डिस्ट्रॉयर, यूजीसी के आप स्टूडेंट हो डियर, ऐसे क्वेश्चंस मत गलत करिए। लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अरिथमेटिक मीन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। एक्सट्रीम वैल्यूज और फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग ये जो है, मतलब ये दोनों में ध्यान रखिए कि दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से मतलब सभी जो है कम से कम प्रभावित होते हैं, लेकिन एक्सट्रीम वैल्यू से सभी एक्स्ट्रा प्रभावित होते हैं। केवल जो है यहाँ पे जो मतलब एक तरीके से कहा जाए जो हमारा हार्मोनिक मीन है, इस केस में अगर हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों ऐसे हैं कि कोई भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जीरो हो जाए तो दोनों जीरो हो जाते हैं, एक ऑब्जर्वेशन के जीरो होने पर दोनों जीरो हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल इज यूज्ड इन फाइंडिंग। रेसिप्रोकल जो एवरेज होता है, एवरेज कौन सा एवरेज निकालने के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल का जो है सम करते हैं। तो ये obvious सी बात है कि यहाँ पर हम हार्मोनिक मीन जब लिखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं n अपान समेशन 1 अपान एक्स आई। ठीक है, एक्स आई। ठीक है, तो ये एक्स आई होता है हमारा किसमें, हार्मोनिक मीन में। ठीक है, बिल्कुल 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 सभी का सही है। अगला है विच एवरेज रिक्वायर्स अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस जो है मतलब हम एवरेज को कैलकुलेट करते समय इसको अरेंज करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, जहां जहां हमें पोजिशनल एवरेज फाइंड आउट करना होता है वहां पर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ज्यादातर केसेस में उसको हम अरेंज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फार्मूला gm इज इक्वल टू अंडर रूट am इंटू एच एन इज वैलिड व्हेन। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब एक ज्योमेट्रिक मीन का हमने फार्मूला बताया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, और ये फार्मूला बताया गया था कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाए तो वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है उस डेटा के। तो ये जो है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये किस केस में सही होता है। तो फॉर टू पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, फॉर आर ऑल ऑब्जर्वेशन निगेटिव, नहीं निगेटिव के केस में तो ये सही नहीं होता, क्योंकि हम ज्योमेट्रिक मीन का मान कैलकुलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निगेटिव हो जाए तो उस केस में हम ज्योमेट्रिक मीन का मान कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर ग्रुप्ड डेटा ओनली, नहीं ग्रुप डेटा के लिए भी नहीं है, नन नेवर नहीं होगा। ये टू पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन के लिए ऑलवेज ये ट्रू होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ए सभी का। अगला है विच मेजर गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू स्मॉल वैल्यूज। कौन सा ऐसा मेजर है जो स्मॉल वैल्यूज को अधिक जो है इंपॉर्टेंस देता है? जल्दी से बताएं सभी लोग। बिल्कुल, चलिए 26 में यहां पर देखेंगे तो यहाँ पे हम पहले बताए थे कि हार्मोनिक मीन एक ऐसा मीन है जो स्मॉल वैल्यूज को ग्रेटर इंपॉर्टेंस देता है। स्मॉल वैल्यूज को ग्रेटर इंपॉर्टेंस कैसे देता है? अगर हम हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखें तो 1 अपान एन समेशन 1 अपान एक्स आई, जितना एक्स आई का मान छोटा होगा उतना ही बड़ा इसका मान आएगा, 1 अपान एक्स आई का मान उतना ही बड़ा हो जाएगा, और ये फिर वन अपान जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा वो उस पर प्रभाव जो है डालेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हार्मोनिक मीन है, ये हमारे स्मॉल ऑब्जर्वेशन को बहुत ही अधिक महत्व देता है। अगर ऑब्जर्वेशन जीरो हो जाए तो अब एक ऑब्जर्वेशन जीरो हो जाए तो बाकी सारे ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सब जीरो कर देगा वो हार्मोनिक मीन। ठीक है, चलिए अगला है मीडियन ऑफ आठ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। ठीक है,
तो 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर उस केस में हो तो हमारे पास क्या होता है, n+1/2th टर्म। ठीक है, n+1/2th टर्म हमारा मीडियन होता है। मतलब क्या कि मिडिल वैल्यू जो हमारी होती है वो क्या होती है, मीडियन होती है। ठीक है, इसीलिए जस्ट आपको अभी बता रहे थे, मान लीजिए कि 2 4 6 8 10 अगर ऐसे लिखा गया है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मिडिल वैल्यू पकड़िए, मीडियन हुआ। अगर मान लीजिए इसमें एक ऑब्जर्वेशन और जुड़ जाए तो इन दोनों का, बीच वाले जो दोनों है इनका एवरेज निकाल लीजिए, आपका जो है मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको देखना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि वो डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, उसमें ऑर्डर चेंज ना हो। ठीक है, तो ये ऐसे हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है कम से कम जो है कैलकुलेशन में हल हो जाएगा। ठीक है, अगला है अर्थमेटिक मीन। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 18 एंड 4 ऑब्जर्वेशंस आर दिस, देन 5th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पे इसको शार्टेस्ट तरीके से हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। ठीक है, टोटल सम, तो टोटल सम यहाँ से 4 ऑब्जर्वेशन का निकाल लीजिए, तुरंत निकालेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 5 10 तो 12, और फिर उसके बाद 2 2 4 2 6 7, प्लस मान लेते हैं जो पांचवा ऑब्जर्वेशन है x है, अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, एक सेकंड, अच्छा 18 है, सॉरी ये 18 है। ठीक है, 18 है, तो ये x प्लस 72 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90। ये क्या हो जाएगा, x का मान क्या क्या हो जाएगा, हाँ 18, 72 8 80 10 90। ठीक है, तो ये आपका 18 जो है इसमें आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा, 28 में बी। ठीक है, बिल्कुल। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 35, वन ऑब्जर्वेशन इज 45 इज रिप्लेस्ड बाय 65, देन न्यू मीन विल बी। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बताए थे। ट्रिक क्या बताए थे कि यहाँ पर जो हमारा न्यू मीन होगा, न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस माइनस जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहां पर यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर क्या है कि अभी जैसे मतलब सभी लोग क्या करेंगे, 20 ऑब्जर्वेशन का ये जो एवरेज है वो 35 है, 20 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 35 को जो है यहाँ पे 35 रिप्लेस्ड बाई 65, सॉरी 45 रिप्लेस्ड बाई 65, तो यहाँ पे 45 माइनस करेंगे, 65 जोड़ेंगे, फिर 5 से डिवाइड 20 से डिवाइड करेंगे, तब आपका न्यू प्रेक्षण आ जाएगा। लेकिन ये एक नया तरीका है, इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ओल्ड जो एवरेज है क्या है, 35 है, और यहाँ पर अब हमारे देखना है कि हमें जो यहाँ पे हम टोटल जो डिफरेंस निकाल रहे हैं, ये इससे जो है एवरेज में नंबर ज्यादा जुड़ रहा है या कम जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 45 को 65 से हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्जर्वेशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या यहाँ बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकालिए, 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 20, तो ये टोटल 36 इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, एक लाइन में। नहीं तो इसको अगर हल करेंगे तो ये सोल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब मुश्किल क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सवाई जी, बिल्कुल आंसर आंसर डायरेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया गया है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या था, एम इंटू जीएम, ये आपको बताया गया है। तो अंडर रूट में 16 गुणे 9, ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 12, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है, आप लोग थोड़ा सा ट्रिक में जाया करिए, कोशिश ये करिए कि ट्रिक में जाइए और सबसे शॉर्टेस्ट तरीके से सॉल्व करिए। हमको क्या है, हमको सभी को पढ़ाना है, इसलिए हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी सी चीजें, क्योंकि जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या कुछ लोग ऐसा जो प्रैक्टिस सेट है वो इसको देख रहे हैं तो उनको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इसका तुरंत आंसर दोनों को मल्टीप्लाई करिए और अंडर रूट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ
3, 9 एंड 27, ठीक है। तो 3, 9, 27 पावर 1/3, ये आपका हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। और ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, यहाँ पे 2 और यहाँ ये, और ये 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा, और पावर 1/3, तो ये 3 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। और यार क्या है, 3 3 9 3 27, 9 3 27, ठीक तो है यार, 3 3 3 3 9। अच्छा, इसमें आंसर जो है 9 मान लीजिए, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक भी है, एक मिनट रुक जाइएगा। नहीं नहीं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 3 और 27 है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये भी है यार, 1 1 1 1, तो ये पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पावर 4 हो जाएगा। तो इसको हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर 4, तो ये 9 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग, पावर 1/4, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 1/4, ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3, ठीक है, 3√3। और इसमें ऑप्शन आपका नहीं मिलेगा, तो 3 गुणे 3 का मान, √3 का मान अगर आपको पता हो तो 1.73 होता है। तो 3 3 9, 3 7 21, 1 22, 2 3 1 3 2 5, 5 पॉइंट समथिंग है, तो मतलब इसको 5 ही मानिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, राउंड अप ना करिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते समय ध्यान दीजिएगा, 1 3 9 27 है, 4 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल, क्या लिख रहे हैं अरुण जी, 31 का रॉन्ग ऑप्शन है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन रॉन्ग है इसके, ठीक है। चलिए अगला, इफ द कंबाइंड मीन ऑफ टू ग्रुप्स हैविंग साइज 20 एंड 30 इज 42, द मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज 36, देन मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप। तो यहाँ पे सेकेंड ग्रुप का मीन क्या है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो दो ग्रुप हैं, अगर हमारे पास n1 x1 बार और n2 x2 बार के साथ, ठीक है, तो ये क्या होता है कि x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ग्रुप्ड मीन है साइज हैविंग साइज 20 एंड 30 इज 42। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 42, 42 क्या है, अर्थमेटिक मीन है, और एक की साइज 42, एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा नए पेज पे ले चलते हैं। 42 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो एक की साइज जो है 20 है, एक की साइज 30 है, ठीक है। तो 20 और 30 ये क्या हो जाएगा 20 और इंटू प्लस 30 इंटू, ठीक है, अपान 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा 50, सॉरी, तो इसको 20 प्लस 30 ही लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक ग्रुप, पहले ग्रुप का जो अर्थमेटिक मीन है 36 है, तो दूसरे का बताइए, यहाँ 36 है तो इसका मान लेते हैं x है, ठीक है। इसी को अब सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 36, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 सॉरी 0 5 दूना 10 और 5 चौको 20 21 माइनस, सॉरी प्लस, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, माइनस होगा, माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ठीक है। और 36 दूना 72, ठीक है, 5 दूना 10 और 5 चौको 20 21, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 8 और 10 3 1 30x, और x बराबर क्या हो जाएगा 1380 अपॉन 3, ठीक है। 30 सॉरी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 चौको 12 3 छंग 18, 46 इसका आंसर होगा, ठीक है 46, ठीक है। कितने लोग 46 बताए, हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। मीडियन ऑफ द सीरीज, यहाँ पे सीरीज अब हमारे पास दी गई है, इसका मीडियन बताना है। तो पहले एक बार चेक करिए अर्थमेटिक मीन, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में है,
तो 2 4 6 8 1 9 9 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका जस्ट यहाँ पे इधर आधे छोड़ दीजिए, आधे इधर छोड़ दीजिए, बीच वाला जो टर्म बचा वो क्या हुआ आपका मीडियन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन डिवाइडेड बाय 2 द न्यू मीन बिकम्स। तो यहां पर देखिए क्या है कि यहाँ पे अच्छा इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन है वो 100 था, इसको इंक्रीज कर दिया गया 10%, तो 10% ये बढ़ गया, और कह रहा है देन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दिया गया, तो ये 55 आ गया। अब इसको बताना है कि ये कितना जो है, मतलब एक सेकेंड, पुराने मीन का, ठीक है, पुराने मीन का ये जो है कितना परसेंट है, तो 0.55 टाइम्स जो है ये हो जाएगा। ठीक है भाई, पुराने मीन का कितना है, तो 100 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.55 इंटू ओल्ड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, चलिए 34 का बी, अरुण कुमार जी, नहीं बी नहीं, इसको डायरेक्ट 5 करिए ना। ठीक है, चलिए 35 हम आते हैं हम लोग 35 में। चलिए 35 में कह रहा है कि हार्मोनिक मीन 2 और 4 का, तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ऑब्जर्वेशन है 1/2 और 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जितना जल्दी सॉल्व कर लीजिए उतना ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1/2 कॉमन, तो 1 + 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2 × 2 अपान 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 8/3। 8/3 का आंसर यही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल 35 का बी। चलिए 36 बताइए, विच मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन मतलब क्या, अर्थमेटिक मीन की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहाँ पर जो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर लिख रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस इज मिनिमम फ्रॉम मीन। ठीक है, इज मिनिमम फ्रॉम मीन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। अगला है कि इफ द मीन ऑफ x x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 इज दिस देन x इज इक्वल टू। तो यहाँ पर मीन क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 20 है, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइड बाई 5, सभी को जोड़ लीजिए, तो x 2 3 4 5 5x + 2 4 6 6 12 8 20 इज इक्वल टू 20। 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 - 20, x बराबर क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 5, 16। ठीक है, तो ये 16 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 में सी बिल्कुल सही है। ज्योमेट्रिक मीन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स 12 and 1 number is 18 देन अदर नंबर। तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशंस का जो ज्योमेट्रिक मीन है 12 है, तो 12 इज इक्वल टू x1 गुणे, सॉरी एक सेकेंड, पहला ऑब्जर्वेशन क्या दिया गया है 18 दिया गया है, और यहाँ पर 1/2 कर दिया, तो 18x इज इक्वल टू 12 गुणे 12। ठीक है, इधर स्क्वायर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 गुणे 12 बटे 18, तो 6 सॉरी 18 6 3 18 6 दूना 12 और 3 चौको 12 4 दूना 8, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आपको अगर कैलकुलेशन में अगर एक्सपर्ट हैं तो 18 8 144 होता है, 144 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 18 8 144 मतलब 8 आपका आंसर हो जाएगा। A student obtained mark 45 50 60 75 and x if median is 60। ध्यान में रखिएगा, ऐसे केसेस में जो है आपको यहाँ पे बताना होता है मीडियन 60 है तो देन x कैन बी। तो यहाँ पर देखिए कि 45 50 60 75 और x,
तो यहाँ पे मीडियन कह रहा ये है, तो मतलब यक्स यहाँ पे होगा, इधर साइड होगा, भले ही यहाँ हो या यहाँ हो, मतलब यक्स सॉरी 60 के उस साइड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पे यक्स कैन बी 30 नहीं हो सकता, 50 नहीं हो सकता, सॉरी 55 नहीं हो सकता क्योंकि 60 से ऊपर होना है, तो और बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 38 में बी, बिल्कुल बिल्कुल 39 में बताइए जल्दी से सभी लोग। चलिए 40 नंबर है, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 25 देन ईच वैल्यू इज ट्रांसफर्ड बाई ट्रांसफॉर्म्ड बाय दिस देन न्यू मीन इज। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा y इज इक्वल टू 3x-2 है, तो यहाँ पर अगर हम y बार निकालेंगे तो 3x बार -2 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको बताया गया है, क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू a एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस बी, एक्सपेक्टेशन मतलब मीन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax बार प्लस b, तो वही चीज यहाँ पे हो जाएगी 3x बार इंटू दिस, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 25 -2 75 और -2, तो क्या हो जाएगा 73। ठीक है, 73 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि am बराबर gm है, देन ऑब्जर्वेशंस आर। जब ऑब्जर्वेशंस am नॉर्मली ऐसा होता है am gm और hm, ठीक है, ये ऐसे जो हमारी कंडीशन होती है ऐसी होती है, लेकिन जब ऑब्जर्वेशन सभी आपस में बराबर हो जाए तो एम जीएम और एचएम आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन अगर इक्वल हो जाए तो उस केस में एम और जीएम का मान आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला है द मीडियन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। मीडियन फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स 1 से 11 तक, 1 से 11 तक ऑब्जर्वेशन है तो 5 इधर छोड़ दीजिए 5 इधर, तो बीच में क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। मीडियन इसका ध्यान में रखिएगा, मीडियन है, ऐसा ना हो कि 11 11 प्लस 1/2 कर दो, वो अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, सममित श्रेणी होने, सममित श्रेणी होनी है। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर्स यहाँ पे अभी जस्ट हम लोग जो है यहाँ पे सम देखे हैं, एक मिनट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं अगर ये ऑड हैं, तो जितना यहाँ पे फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर 100 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर यही हमारा 100 जो है यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर के केस में अर्थमेटिक मीन जो होता है वो n के बराबर ही होता है। ठीक है, अगर सबको जोड़ें तो n प्लस 1/2 सॉरी n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, n प्लस 1/2, ठीक है, शायद गलती से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोल दिया था कुछ और, तो यहाँ पे n प्लस 1/2 होता है। ऑड के केस में यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें थोड़ा सा लैग आ रहा है कुछ, हम शायद आगे बढ़ जा रहे हैं तब आप लोगों का आंसर आ रहे हैं। ठीक है, जो भी है इसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन ए सीरीज आर मल्टीप्लाइड बाय 0 देन ज्योमेट्रिक मीन बिकम्स, ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज इज मल्टीप्लाइड बाय 0, अगर 0 एक भी हो गया तो सभी 0 हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन इस केस में 0 ही होगा। ठीक है, सभी प्रेक्षणों को शून्य से गुणा करने की आवश्यकता नहीं, एक भी ऑब्जर्वेशन 0 हुआ तो ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला, फॉर ए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द करेक्ट रिलेशन, तो यहाँ पे हम आपको पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ बताए थे ऐसे बताए थे। ठीक है, यहाँ पर आपका मोड होता है, इधर मीडियन होता है और यहाँ पे मीन होता है।
तो मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड अगर है तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन मीडियन मोड इस तरीके से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि ये डिस्टेंस ओरिजिन से देखी जाती है, यहां से यहां तक की दूरी मोड होती है, ये दूरी मीडियन होती है, ये दूरी मीन होती है। ये हाइट मत देख लीजिएगा कि यहाँ पे मोड सबसे बड़ा है, ये मोड है और ये मीन है। ठीक है, मूल बिंदु से उस पॉइंट का उस परपेंडिकुलर की जो उस परपेंडिकुलर जो डाला जाता है उसकी डिस्टेंस को हम यहाँ पे कहते हैं मीन मीडियन मोड है। तो सबसे बड़ा मीन होगा, फिर मीडियन होगा, फिर मोड होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड जो है स्ट्रेच जो होता है elongated होता है, इसको राइटली हम टेल्ड भी बोलते हैं, राइट साइड खिंचा हुआ। और ऐसे केसेस में जो है यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। बी ऑप्शन जितने लोग भी लोग दे रहे हैं सबके सही है। ठीक है अरुण जी और सवाई सिंह जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग जो जुड़े हैं आंसर करिए यार, इसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ 2 ही 3 लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी सभी लोग जो है, अरे पेड ग्रुप वाले भी भाई, अनपेड पेड किसी भी ग्रुप के हो। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास एवरेज स्पीड ऑफ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट ए स्पीड एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास जब डिस्टेंस सेम हो जाए तो ऐसे केसेस के लिए जो हमारी डिस्टेंस होती है ये होती है 2x प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आपको जो है यहाँ पे बताया गया है। जब हम अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन पढ़ा रहे थे तो उस केस में इसको जो है डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो उसी पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे मीडियन फिर से पूछ रहा है कि मीडियन ऑफ 3579x, तो देन x कैन बी, तो सॉरी यहाँ पे इसका मीडियन क्या है 7 है, तो यहाँ पर फिर से देखिए 3 5 7 और 9, इसका मीडियन क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, तभी ना इसका मीडियन 7 होगा। ठीक है, चाहे इस साइड हो या उस साइड हो। तो यहाँ पर x कैन बी 1 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है। ठीक है, 7 या 7 से बड़ा यहाँ पे मान आएगा तभी जो है मीडियन 7 होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, तो सी आंसर आपका सही होगा। अगला है कि इजर्सन, इसमें कथन कारण का क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, बिल्कुल सही है। अर्थमेटिक मीन क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यूज से प्रभावित होती है, अंक गणितीय माध्य चरम मानों से प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर ये जो है अर्थमेटिक मीन एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होता है। ठीक है, दूसरा है रीजन क्या है कि अर्थमेटिक मीन डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशंस, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन आता है कि दोनों सही हैं, दोनों सही हैं या दोनों सही हैं या फिर हाँ और एक्सप्लेनेशन है दूसरे का, और इसके बाद जो है यहाँ पे मतलब दोनों मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, या एक सही है दूसरा गलत, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए क्योंकि कथन और कारण दोनों सही हैं। यहाँ पर एक चीज आपको ट्रिक हम बता दे रहे हैं, एक ट्रिक विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा। एक शब्द होता है क्योंकि, अगर ये शब्द इधर कथन, ठीक है इधर कथन और इधर इसका कारण के बीच में ये शब्द अगर अच्छे से बैठ जाए, मतलब एकदम सीक्वेंस, मतलब एकदम बैठ जाए, तो ये इस केस में ए ऑप्शन सही होता है। मतलब क्या कि कथन कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा होता है, आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। तो अब यही चीज यहाँ पर देखिए, अंक गणितीय माध्य जो है चरम मानों से प्रभावित होता है क्योंकि अंक गणितीय माध्य सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है। ठीक है, एकदम परफेक्टली बैठ गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगर परफेक्टली नहीं बैठा तो ऑप्शन बी हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ये लिख देते, दूसरा हमारे पास कारण जो हमारे पास आर का जो कथन है, सॉरी रीजन है, रीजन वाला जो पोर्शन है इसमें लिख देता अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल, कि खुले वर्गंतराल, खुले और बंद वर्गंतराल के केस में हम अर्थमेटिक मीन का मान कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में कथन कारण तो दोनों सही होते लेकिन व्याख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो शब्द जो है उसमें नहीं बैठता।
ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं फिर से, मीडियन इज सुटेबल फॉर ओपन एंड क्लास इंटरवल, बिल्कुल सही बात है। फिर मीडियन इज पोजिशनल एवरेज, अब यहाँ पे बता दीजिए हमें क्योंकि आपका बैठ रहा है या नहीं, इसका आंसर दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं देख रहे हैं, इसका आप लोग आंसर दीजिए, तब मैं मानूं कि आप लोग सही पढ़ रहे हैं गलत। जो मैंने समझाया वो बात कितनी समझ में आई? कोई बात नहीं, सही होगा गलत होगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हाँ हाँ जल्दी से बताइए। जितने लोग भी देख रहे हैं, ए ऑप्शन, बिल्कुल। क्या अरुण जी क्या कहना चाह रहे हैं? बैच बैच कितने दिन में हो जाएगा सर? बैच 20 जून तक खत्म हो जाएगा, 20 जून तक का मैंने टारगेट दिया है। हाँ, जो जीएस वाला पोर्शन है ऑनलाइन क्लास की अगर हम बात करें, तो जीएस वाला जो पोर्शन है और कंप्यूटर वाला पोर्शन जो है वो सर जो है वो उनका बीईओ में सिलेक्शन हुआ है, तो वो थोड़ा सा 1 तारीख से पढ़ाएंगे। 1 तारीख से उनकी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। अभी वो गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और वहां से घर निकल जाएंगे, 2-3 दिन बाद घर से आएंगे, तो उसके बाद जो है 1 तारीख से उनकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। ठीक है, बाकी स्टेटिक्स का सिलेबस 20 जून के आसपास तक जाके खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा स्टेटिस्टिक्स। चलिए, सभी लोग यहाँ पे ए ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल सही है सभी का। माध्यिका खुले वर्ग अंतराल के लिए उपयुक्त है क्योंकि माध्यिका एक स्थिति जन्य औसत है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। खुले वर्ग अंतराल में ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे स्थिति जन्य है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमें पता चल जाए तो हम मीडियन बता देंगे। पोजिशनल एवरेज का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है तो, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमें पता हो तो हम जरूरी नहीं अर्थमेटिक मीन का मान बता पाए। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी है। तो उम्मीद है कि हमें लग रहा कि आप लोग सही पढ़ रहे हो। चलिए फिर से एक क्वेश्चन और आ गया है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पंकज जी, ऑफलाइन आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप शिव गंगा कोचिंग वाला जो नंबर है, या इसी नंबर पे आप 829 सॉरी 9616 642115, ठीक है, 9616 642115, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। डीजे हॉस्टल के सामने जो है ये मतलब कोचिंग है, शिव गंगा कोचिंग, उसी में चलता है। शाम को 5 से 7, कल भी टेस्ट पेपर है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद हम जो है ग्रुप में भिजवा देंगे इसको टाइम टेबल, तो टाइम टेबल जो है देख लीजिए, उस हिसाब से टेस्ट पेपर आपके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अभी थोड़ा सा हमने सरल क्वेश्चन आया रखने का प्रयास किया है कि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जगे, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स जो है एक बोरिंग सब्जेक्ट है। कोई इसमें जो है मतलब राधा रानी की कहानी जो है मतलब नहीं सुनाई जा सकती, रोमियो जूलियट की कोई कहानी नहीं सुनाई जा सकती, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमने शुरुआत के टेस्ट पेपर सरल रखे हैं। बाकी जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे वैसे टेस्ट पेपर टफ होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, सभी लोगों ने ए आंसर दिया है, 50 का ए। तो अब हम देखते हैं, यदि कोई प्रेक्षण शून्य हो तो ज्यामितीय माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। पहले ये बताइए, ज्ञात किया जा सकता है या नहीं? इफ अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो। बताइए बताइए। बताइए भाई, ज्योमेट्रिक मीन का मान कैलकुलेट किया जा सकता है या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का मान कैलकुलेट किया जा सकता है, कैन नॉट बी होगा ही नहीं, ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, ऑप्शन ही गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जब खत्म हो गया तो ये सब खत्म हो गया ना, ये दोनों ऑप्शन। और फिर ए इज ट्रू या आर इज फॉल्स। तो अब यहाँ पे ए जो है यहाँ पे गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है फिर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकम जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है जीरो हो जाएगा। जब प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन जीरो हो जाएगा तो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कहा भले ही इसका मान जीरो आए लेकिन उसका मान आएगा। ठीक है, ओके। विच मेजर इज अल्जेब्रिकली ट्रैक्टेबल। ठीक है, कौन सा माप बीजगणितीय रूप से अधिक उपयोगी है? ठीक है, तो बीजगणितीय रूप से कौन सा मान कौन सा जो मतलब मेजर है वो अधिक उपयोगी है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग दे दीजिए।
तो ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, बिल्कुल अर्थमेटिक मीन। अगला है विच मेजर इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, यहाँ पे रिजिडली डिफाइंड कौन सा नहीं है, तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड मोड, बताइए। रिजिडली डिफाइंड, तो रिजिडली डिफाइंड यहाँ पे मोड नहीं है, क्यों, क्योंकि हम कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो यक्स का मान होगा वो हमारा मोड होगा। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक नहीं 4 5 आ जाए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यक्स का मान 2 4 6 है और यहाँ पर यफ का मान 2 4 4 आ जाए, तो यहाँ पर 2 जगह तो रिपीट हो गया ना, तो इस केस में मोड को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते एग्जैक्टली, ठीक है, बाई या उसको हम कहेंगे बाई मॉडल है, इसलिए यहाँ पे मोड हो जाएगा, ठीक है। विच मेजर इज सुटेबल व्हेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज अनइक्वल क्लास इंटरवल एंड एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, तो जब हमारे पास इस तरीके की घटना हो तो उसमें कौन सा मेजर हमारा सुटेबल होगा, वो जब वर्ग अंतराल असमान हो और चरम मान उपस्थित हो तब कौन सा माप यहाँ पे हमारा उपयुक्त होगा, तो वही माप उपयुक्त होगा जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से प्रभावित नहीं होता और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे केवल डिपेंड करता है, अनइक्वल या इक्वल क्लास इंटरवल पर नहीं, तो यहाँ पे मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच मेजर सेटिस्फाई, अच्छा विच मेजर सेटिस्फाइज रिलेशनशिप दिस, अरे एम जी एम, ये तो सेम ही क्या ही लिखा हुआ है यार, ए एम जी एम एच एम के बीच में रिलेशनशिप इसका पूछना चाहिए था, ये इसने जो है क्या किया हुआ है, गलत सलत लिख दिया है, चलो 54 नंबर को हमें करेक्ट कर देना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समूहन विधि या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वही है। अगला है विच मेजर इज जनरली प्रिफर्ड इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक फॉर ट्रेंड एनालिसिस, तो यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस के लिए जब भी हमें बिजनेस एवरेज की बात करते हैं तो वो मूविंग एवरेज का हमारा यूज होता है, बाकी इन सब का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हार्मोनिक मीन इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड, बिल्कुल एवरेज स्पीड जो है हरात्मक माध्य जो है औसत गति ज्ञात करने में उपयोगी होता है, तो बिल्कुल ये उपयोगी होता है। हार्मोनिक मीन गिव्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू स्मॉल वैल्यूज, बिल्कुल ये दोनों सही है। अब जल्दी से हमें बता दीजिए कि कौन सा इसमें ए सही है, बी सही है, या अब दोनों सही है तो सी डी है तो नहीं ये होगा, अब ए और बी में बताइए आंसर कौन सा होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए। तो इस बार देखेंगे तो हमारा क्योंकि अगर बैठ रहा है या नहीं, हरात्मक माध्य औसत गति ज्ञात करने में उपयोगी है, क्योंकि हरात्मक माध्य छोटे मानों को अधिक महत्व देता है, जरूरी नहीं, छोटे मानों को अगर ये महत्व नहीं भी देगा तब भी हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि बैठ नहीं रहा इसलिए जो है यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0, अलजेब्रिक सम मतलब अर्थमेटिक सॉरी अंक गणितीय माध्य से विचलनों का बीज गणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑब्जर्वेशन कैंसिल्स ईच अदर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अंक गणितीय माध्य है माध्य से विचलनों का बीज गणितीय योग शून्य होता है, तो ये भी सही है, और पॉजिटिव नेगेटिव ऑब्जर्वेशन डेविएशन जो है वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों सही है, तो यहाँ पे देखेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0 बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस कैंसिल ईच अदर, बिल्कुल सही बात है, ये ए आपका आंसर होगा, क्यों, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जब तक बीजगणितीय योग मतलब उसका नेगेटिव और पॉजिटिव जो चीजें हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगी तब तक यहाँ पे जो है हमारा ये सम जो है ये 0 नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल ए, ठीक है। हाँ दीपक जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन, ठीक है, तो ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम, सॉरी एच एम, ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन, ओहो ये तो उल्टा बोल गया, ठीक है, तो ये जो है गलत हो गया। रीजन क्या है, ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला गलत हो गया है
तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन नहीं, अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। अगला क्वेश्चन है कि अर्थमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड। बिल्कुल, अर्थमेटिक जो माध्य होता है स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है, बिल्कुल ये सही बात है। इट इट्स वैल्यू इज यूनिक फॉर ए गिवन सीरीज। किसी दी गई श्रेणी के लिए इसका मान अद्वितीय होता है। यूनिक होता है मतलब एक सिंगल ऑब्जर्वेशन इसका मान आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मोड की तरीके से 4 वैल्यूज आ जाएं, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, मल्टी मॉडल। जल्दी से बताइए। ठीक है, बिल्कुल इसमें डी डी ऑप्शन नहीं भाई, ये दोनों सही हैं। 59 में डी नहीं होगा, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं तो दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। अब इसमें देखते हैं, अर्थमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड, मतलब अंकगणितीय माध्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं क्योंकि किसी दी गई श्रेणी के लिए इनका मान अद्वितीय होता है। बिल्कुल ठीक है, रिजिडली डिफाइंड होते हैं मतलब इनका मान स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है, इसकी डिफिनेशन बिल्कुल ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा के लिए मतलब माध्यिका गुणात्मक आंकड़ों के लिए ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। मीडियन डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर नॉट मैग्नीट्यूड। हाँ, माध्यिका मानों के क्रम पर आधारित होती है, परिमाण पर नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए दोनों सही है, दोनों गलत है, एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, बताइए जल्दी से। आदित्य, आदित्य तिवारी, नहीं भाई बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। कारण यह है कि मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा बिकॉज मीडियन डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर नॉट मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा में हम मैग्नीट्यूड नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, उसका माप जो है हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें इनके ऑर्डर पे डिपेंड करता है। हम क्वालिटेटिव डेटा को ऑर्डरिंग कर सकते हैं लेकिन उसका हम मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते। जैसे हम कहते हैं कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं, ये नहीं कह सकते कि आप 5 किलो ब्यूटीफुल हैं या 3 मीटर ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हम इसका मान कैलकुलेट नहीं कर सकते लेकिन ऑर्डरिंग जरूर कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ कद्दू जैसा, तो इस तरीके से जो है हमको देखेंगे तो हमसे बहुत सारे स्टूडेंट स्मार्ट होंगे, तो उनको जो है हमारे से आगे रखा जा सकता है कि मास्टर जो है फैलता जा रहा है, अदरक हो गया है। ठीक है, बिल्कुल, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सही होंगे और व्याख्या हो जाएगी इसकी। ठीक है, अगला है 61, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल देन एम जी एम एच एम बराबर होंगे। सभी मान अगर समान है तो एम जी एम आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ऑल एवरेज कोइंसाइड्स फॉर आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशंस। समान प्रेक्षणों के लिए सभी औसत समान हो जाते हैं। समान मतलब अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन सेम हो जाए तो उस केस में यहाँ पे इनका मान क्या होगा, सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि सभी चूंकि समान ऑब्जर्वेशन के लिए इनका मान समान हो जाता है इसलिए दोनों सही है, कथन तो दोनों सही है। व्याख्या है या नहीं अब देखते हैं। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल देन एम जी एम एच एम बराबर होंगे बिकॉज ऑल ऑब्जर्वेशंस कोइंसाइड फॉर आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशंस। बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल दीपक जी ये सही है। अगला है मीडियन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मीडियन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, माध्यिका चरम मानों से प्रभावित होता है, बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित नहीं होता। मीडियन इज डिटरमाइंड बाय मिडिल पोजीशन। हाँ बिल्कुल, मिडिल पोजीशन माध्यिका मध्य स्थिति द्वारा निर्धारित होती है। तो अब ये सी बात है कि अब ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे और ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। सर बताइए क्या बताना है भाई, फॉर्म कितना फिल हुए हैं। यार इसका अभी एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं आया है, जैसे ही डेटा आ जाएगा कितना फॉर्म भरा गया है बता दिया जाएगा। हम आपको पहले भी कई क्लासेस में बता चुके हैं कि आपको अपना टारगेट 80 प्लस का रखना है। फाइनल सिलेक्शन अच्छी पोस्ट के लिए 80 प्लस का टारगेट रखना है आपको। ठीक है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, जिसमें से पहली क्लास हमारी देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें 80 प्लस का आपको टारगेट रखना है अपना, और उसके लिए कम से कम आपको
250 के आसपास प्रैक्टिस सेट, आपको 200 से 250 प्रैक्टिस सेट आप हल करिए। 200 से 250 प्रैक्टिस सेट कम से कम आप लोगों को हल करना है, इसको जो है मतलब एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, बाकी पेपर वगैरह आउट हो जाए तो अलग बात है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो है 250 प्रैक्टिस सेट कम से कम आपको हल करना है, जिसमें से 100 प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, 100 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चनर हमारे पास मतलब लगभग देश के सभी जो एएसओ के एग्जाम हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, लगभग सभी पेपर आ गए हैं। तो अभी जो है हम ये अपने बनाए हुए क्वेश्चनर्स यूज कर रहे हैं। जैसे ही भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर अलग अलग एएसओ के पुराना 2010 से लेकर 2025 तक के जो सीजीएल के पेपर हैं वो सभी, और यूपी एएसओ, एमपी एएसओ, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड, जितने भी एएसओ के पेपर हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, सभी बच्चों ने, जेएसओ बैच वाले सभी बच्चों को एक तरीके से हमको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हर स्टेट का, जो जिस स्टेट का है उसने हमको अपना वहाँ अपने यहाँ का पेपर भेजा है। ठीक है, तमिलनाडु का नहीं मिल पा रहा था तो एक बच्ची ने भेजा हुआ है, लड़की ने भेजा हुआ है, उसको भी धन्यवाद। चेन्नई से, चेन्नई यूनिवर्सिटी से थी वो बच्ची, यूजीसी में वाली क्लास में थी। हमने उससे कहा था कि भाई तमिलनाडु का हमें एएसओ का पेपर नहीं मिला है तो आप भेज दीजिएगा हमें, तो उसने भेजा था हमको कहीं से ढूंढ के। ठीक है, तो वो सभी एएसओ के पेपर्स हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बिल्कुल। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अभी 3 क्वेश्चन और रह गया है इसमें। 63 अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस। तो बिल्कुल यहाँ पे ओपन एंड क्लासेस के लिए इसका मान हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब सही है। मिड वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। मिड वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। मिड वैल्यू ध्यान में रखिएगा कि जो क्या है, मध्य मान सही रूप से ज्ञात नहीं किए जा सकते। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लास इंटरवल। तो बिल्कुल मिड वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बैठेगा आसानी से। खुले वर्ग अंतराल के लिए अंकगणितीय माध्य ज्ञात नहीं किए जा सकते, क्योंकि मध्य मान सही रूप से ज्ञात नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि जब क्लासेस ओपन एंड होती हैं, जैसे 0 और 5 है, इधर की ओर हमारा क्लास इंटरवल ओपन है, तो उसमें अंतिम ऑब्जर्वेशन क्या है उसका एग्जैक्ट मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर इसका मिड वैल्यू जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। एक्यूरेटली इसका मान कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसीलिए कहा जाता है कि इस केस में हम अर्थमेटिक मीन का मान कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आदित्य जी क्या लिख रहे हैं? सर क्लास मार्क नहीं आ रहा, आ पाएगा। 63 ए क्लास मार्क नहीं आ पाएगा मतलब? हाँ, ऑनलाइन वालों के लिए भी बिल्कुल रहेगा भाई। हाँ, 100 टेस्ट सभी के लिए, मैं बता रहा हूँ सभी के लिए 100 टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन सभी के लिए होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी पेड ग्रुप से हैं वो अभी सभी लोग अपना इस नंबर पे, कोचिंग के नंबर पे मैसेज करके अपना पेड ग्रुप में जो है, पेड ग्रुप का जो टेलीग्राम ग्रुप है पेड स्टूडेंट के लिए, उसमें आप नंबर अपना ऐड करा लीजिए। उसमें सारे पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दिए जाएंगे। शुरुआत के 10 प्रैक्टिस सेट तक ये सभी फ्री रहेंगे। ठीक है, चलिए 64 पे आते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज यूजफुल इन इंडेक्स नंबर। ज्यामितीय माध्य सूचकांक संख्या में उपयोगी होता है, बिल्कुल सही बात है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में हम इसका यूज करते हैं। इट मेजर्स एवरेज प्रोपोर्शनल चेंजेस। ठीक है, यह औसत अनुपातिक परिवर्तन को मापता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पढ़ते हैं ब्रो। सर ऑनलाइन वालों का 100 टेस्ट पूरे लोगे? हाँ ठीक है, बिल्कुल मिलेगा भाई ऑनलाइन वालों के लिए। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई बायजनेस थोड़ी ना है यार। हम तो चाहेंगे जितने अधिक लोग सिलेक्ट हो हमारे यहाँ से उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और हाँ, एक चीज और इसके साथ मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, लगता है कि हमें ये टॉपिक फिर से पढ़ना चाहिए, तो आप हमसे बताइएगा, हम उसको जो है उस पर क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ले आएंगे, या पेड ग्रुप में जहाँ पे भी कहेंगे वो क्लास हम ले आएंगे। हमारा मेन टारगेट है कि आप लोग अधिक से अधिक लोग यहाँ से सिलेक्ट हो, ताकि हम कह सकें कि हमारा संस्थान जो है एक अच्छा संस्थान है। क्योंकि मेन जो है मतलब क्राइटेरिया डिपेंड करता है सिलेक्शन पर। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी स्थिति जो है
आप उस हमको हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, इलाहाबाद में आपका अगर मिल सकते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं ज्ञान गंगा में शाम को 6 बजे के बाद, ठीक है? 6 बजे तक ऑफिस रहता है, उसके बाद आप हमसे ज्ञान गंगा में मिल सकते हैं, ठीक है? हाँ, ऐप पर रहेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर अब 64 हम लोग देख लेते हैं। तो 64 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन इज यूजफुल इन इंडेक्स नंबर बिकॉज इट मेजर्स एवरेज प्रोपोर्शनल चेंजेस, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों सही होंगे और व्याख्या भी होगी। अगला है हार्मोनिक मीन इज लेस देन अर्थमेटिक मीन, ठीक है? एम जी एम ग्रेटर और एच एम में ये रिलेशनशिप है। अब ये सी बात है, हार्मोनिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन से छोटा है। तो अब ये सी बात है, ये कथन कारण सही है, व्याख्या भी है इसकी, ठीक है? तो ये अब हमारा रहा जो है यहाँ पे इसका आज का 65 क्वेश्चन। बाकी जो इसके जो जीएस वाले पेपर हैं, जो जीएस वाले क्वेश्चन आयर हैं, उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो जीएस वाले क्वेश्चन आयर हैं वो जब 1 तारीख के बाद जीएस वाले सर की क्लास होगी ना, तो वो जो है आपको यहाँ पे बताएंगे, सारे जो सोल्यूशंस हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो ये आज की क्लास है। हमसे जुड़ने के लिए 11 क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। जीएस के लिए जीएस वाले सर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक्स के किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक, किसी भी क्वेश्चन में, इवन किसी भी क्वेश्चन में, वो आपका चाहे एसएससी का क्वेश्चन हो, जेएसओ का, एएसओ का हो, या फिर किसी भी अदर एग्जाम का हो, आईआईटी, गेट, जैम, जहां का भी स्टैटिक्स का आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए या टेलीग्राम से हमें भेज दीजिए, हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है? अगले जो है मतलब जो भी टेस्ट रहेगा उसमें हम उसको शामिल करेंगे और प्रोवाइड करेंगे। इसमें कुछ सवाई सिंह जी लिख रहे हैं कि कुछ नोट्स मैंने भी बना रखे हैं सर, देखना जरूर। आपका नोट्स हम कैसे देख पाएंगे डियर? अच्छा, अंकिता पाल लिख रहे हैं टेस्ट सीरीज बस चाहिए, कैसे कांटेक्ट करें? तो यहाँ पर आप एलेवन क्लासेस प्रयागराज, ये आप ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस लोगों के साथ आएगा ऐप, और उसमें मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में आप ज्वाइन हो जाइए। और मॉक टेस्ट में जब ज्वाइन हो जाइएगा तो आप हमको इसी नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको पेड ग्रुप में जोड़ देंगे। पेड ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा विथ सोल्यूशन, और यहाँ पे भी सोल्यूशन रहेगा, और टेस्ट पेपर में आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता है कि आप पीडीएफ निकाल के सॉल्व करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप निकाल के प्रिंट करा लीजिए, इसमें सॉल्व करिए, ठीक है? और अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो शिव गंगा कोचिंग डीजे हॉस्टल के सामने चलती है। 5 से 7 बजे के बीच में आपका टेस्ट पेपर का टाइम रखा गया है। 7 से आगे 9 तक, 8:30 तक क्लास होगी। फिर 9 बजे से हम यहाँ पे आपको वो पेपर डिस्कस कराएंगे, ठीक है? हाँ, 9 बजे से ये पेपर ऑनलाइन इसी चैनल पर जो है डिस्कस होगा, ठीक है? बिल्कुल। अरुण कुमार जी लिख रहे हैं सवाई आप कौन हो भाई? अरे कौन हो भाई का मतलब हिंदुस्तानी है यार, हिंदुस्तानी है, कोई इसमें क्या बड़ी बात है? सबसे पहले हिंदुस्तानी तो का पहले एक अच्छे ह्यूमन बीइंग और एक अच्छे नागरिक बनिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, वाराणसी से हैं आप अंकिता जी? कोई दिक्कत नहीं, आप 11 क्लासेस प्रयागराज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? एक चीज मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि 250 प्रैक्टिस सेट का आप टारगेट करिए। अदर अदर कोचिंग का ले लीजिए, ऑफलाइन में कई टेस्ट पेपर आए हुए हैं, उनको ले लीजिए। जहां पे भी आप जुड़े हुए हो किसी भी कोचिंग का, आप 250 के आसपास प्रैक्टिस सेट हल करिए, और कोशिश करिए अच्छी कोचिंग, क्वेश्चन आयर अच्छे हों, लोगों से रिव्यू ले लीजिए, ठीक है? हाँ, और हमारे रिव्यू मतलब जैसे जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर हमारा खराब रिव्यू आपका हो तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे। इस नंबर पे मैसेज जरूर करिएगा, हमारे लाइक से नहीं, हम डिसलाइक वालों को ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं कि आपने डिसलाइक किया तो उसमें हमें इस पर बता दीजिएगा कि क्यों हमने आपको डिसलाइक किया। हमारा मोटापा नहीं पसंद आया, हमारा चेहरा नहीं पसंद आया, हमारे पढ़ाने का तरीका नहीं पसंद आया, या क्वेश्चनायर नहीं पसंद आया, जो भी आपका मतलब यहाँ पे कबीरदास का नहीं कहते हैं कि वो एक दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो वो स्थिति हमारी है। जो भी आप उसमें सजेशन देंगे वो जरूर हम शामिल करेंगे अपने पढ़ाने में,
ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैं इस समय लापरवाह ज़रूर हो गया हूँ कि क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई हैं, ना यूजीसी की और ना ही जीएसओ बैच की, ठीक है। तो अब क्लासेस जो है जल्दी ही सब रेगुलर हो जाएंगी और सभी टेस्ट पेपर आपको जो है इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। हाँ, टू वे टेबल में इनोवा नहीं, नहीं, टू वे टेबल में इनोवा नहीं आएगा। टू वे एनालिसिस जो होती है ना, उसमें इनोवा पढ़ना पड़ता है। तो टू वे टेबल जो होती है, टू वे टेबल में ज़रूरी नहीं कि आप जो है यहाँ पे इसको पढ़ें, ठीक है। हाँ, हाँ, ज़रूरी नहीं, टू वे टेबल में सूचकांक वाली यूनिट करवा दो। अच्छा, सूचकांक वाली यूनिट, तो सूचकांक वाली यूनिट जो है आज 2 क्लास हो गई है, कल 1 क्लास और होगी, सूचकांक उस पे खत्म हो जाएगा, इंडेक्स नंबर खत्म हो जाएगा और उसमें अगर आपको फिर से कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी होगी तो हम उसको एक महा मैराथन उस पे करेंगे फिर, ठीक है। उस पे भी मतलब मान के चलिए कि कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास उस पे हम बनाए हैं, इंडेक्स नंबर पे 100 क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? बेझिझक बोल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा कि एक आप टीचर से बोल रहे हैं, टीचर से और डॉक्टर से अपनी जो है बीमारी के बारे में कभी छुपाना नहीं चाहिए। टीचर और डॉक्टर 2 लोग ऐसे होते हैं जो आपको सुधारते हैं, आपके जीवन को जीवन बचाते हैं, ठीक है? तो इसलिए इन दोनों लोगों से कभी कोशिश करिएगा ना झूठ बोलने का प्रयास करिएगा और ना ही जो है मतलब कोई चीज़ मिसगाइड करने का प्रयास करिएगा। जो आपको समस्या है डायरेक्टली आप समस्या बोलिए, उसका सॉल्यूशन अगर हम नहीं दे पाएँगे तो हम भी अपने सीनियर से पूछेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई आदमी परफेक्ट नहीं है डियर, ठीक है। तो जो भी आपको समस्या, दिक्कत, परेशानी हो वो आप हमसे डिस्कस करिए। आपको पढ़ाने का तरीका नहीं समझ में आया, कुछ भी कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग इस फील्ड में ऑफलाइन में तो बहुत दिन से 2012 से हैं, लेकिन ऑनलाइन में जो है हम लोग नए जुड़े हुए हैं, तो ऑनलाइन में कई चीज़ें जो है हम लोग थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए कि डांस वांस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए शायद हम लोग वायरल नहीं हैं उतने। नहीं, जितने क्वेश्चन हमने एसएससी में फंसाए हुए हैं शायद ही कोई फंसाया हो। स्टेटिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स में चाहे वो जीएसओ का पेपर हो, एएसओ का पेपर हो या फिर और भी जो पेपर हुए हैं, आप उसका प्रूफ के साथ देख लीजिए, पहली ही क्लास में मैंने प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल, दीपक जी बताएं क्या समस्या है? दीपक, आदित्य, सवाई, अरुण, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये सभी समस्या, कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं बताना चाहते हैं यहाँ पे ओपन मंच में, तो इसमें जो है मैसेज कर दीजिएगा, इसमें मैसेज कर दीजिएगा जो भी आपकी समस्याएं हैं। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में जाने से पहले आपके दिमाग में एक भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने ये यूनिट नहीं पढ़ी है या ये हमसे छूट गया है, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरुण कुमार जी, चलिए भाई, सब लोग खाना पीना खाइए, गुड नाइट। मैं तो खाना खा चुका हूँ, हाँ, इसलिए जो है मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।